एलआईसी का आईपीओ आने वाला है और उसकी एक्साइटमेंट में ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में एक अलग तरीके की एनर्जी आ गई शेयर बाजार में। लोगों को लगता है कि शायद एलआईसी आईपीओ एक ट्रिगर पॉइंट हो जाए जहां पर जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उनका री रेटिंग हो जाए। दोस्तों, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और वो कौन से 10-11 स्टॉक्स हैं जो शायद आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं वो एलआईसी के आईपीओ से रिलेटेड है, बट हो सकता है कि आईपीओ के बाद में एक अलग अटेंशन उनके ऊपर में चला जाए और हो सकता है कि स्टॉक प्राइस जो कि आज के रेट में काफ़ी अंडर वैल्यूड है वो शायद वापस से री रेट हो जाए। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज और मैं हूँ मार्केट में कई सालों से और मुझे समझ में आता है मार्केट में चलता क्या है। दोस्तों, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को जब मैं एनालाइज कर रहा था ना तो मुझे कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आए। पहला, most of the public sector enterprises were created because they own that infrastructure। एक critical country run करने के लिए जो infrastructure की requirement होती है, most of the public sector enterprises own them। जैसे एक एग्जांपल है कोल इंडिया। अब कोल इंडिया का कितना बड़ा मार्केट शेयर है कोल के अंदर में, करेक्ट। और ऐसे बहुत सारे कंपनीज आपको नजर आ जाएंगे जो ओन करते हैं मेजर पाइप इंडिया की, क्योंकि अगर कंट्री को चलाना है तो वो मेजर पाइप का इस्टेब्लिशमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने किया था। और ये ऑब्वियसली आपको तो पता है कि जब इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत ज़्यादा थ्रस्ट गया था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अराउंड कंट्री को बिल्ड करने में, और उसका बेनिफिट आज तक उन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को मिल रहा है। दूसरा, जो रिटेल कस्टमर फेसिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म किए। क्यों? क्योंकि रिटेल कस्टमर को सर्विस करने के लिए जो क्वालिटी चाहिए वो कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में नहीं होती है। जैसे हमने एक जोक सुना था ना कि स्टेट बैंक के ब्रांच ऑफिस में कोई गया और उसने बोला मुझे बैंक अकाउंट खोलना है, और ब्रांच के जो एम्प्लॉई उसने कह दिया कि अभी बाद में आना, अभी लंच टाइम है। तो ये सब जो यूजलेस जोक्स है ना, इसमें आप देखोगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस काफ़ी, और इसी का बेनिफिट उस इंडस्ट्री के अंदर में जो प्राइवेट सेक्टर में लोग आए जिन्होंने सर्विस क्वालिटी पे फोकस किया, उनको उसका बेनिफिट मिला। तो आज जब मैं लिस्ट लेके बैठा था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के, तो मुझे दो कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स नजर आ गए। एक B2B मतलब जो बिजनेसेस को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक B2C मतलब जो डायरेक्ट क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ज़्यादा वैल्यू मुझे पर्सनली लगा B2B में, क्योंकि B2B के अंदर में एक कंपल्शन है उस एंटरप्राइज के साथ डील करने का, और वो एंटरप्राइज अगर सही काम करती रहे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जनरली पब्लिक सेक्टर में सही काम नहीं हो पाता है, बट अगर वो एंटरप्राइज सही काम करते रहे तो एक कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस पे सर्टेनिटी है। वेयर एज रिटेल जब फेसिंग होता है तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस आके कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रप्शन ले आते हैं। तो मैंने जब लिस्ट निकाला, कैसे निकाला मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप स्टॉकेज को यूज करके इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में जाएंगे तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर में, यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट सर्च करेंगे, ये बहुत अच्छा आउटपुट हमने क्रिएट कर रखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर मैं क्लिक करूं तो देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनीज आ जाएंगी जहां पर गवर्नमेंट 1% से ज्यादा स्टेक ओन करती है। और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का डेफिनेशन क्या है? अगर 51% से ज्यादा अगर कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे ओन करती है? प्रेसिडेंट ओन करते हैं। तो अगर आप नाम देखोगे इन सब के शेयर होल्डिंग के अंदर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। तो 51% से ज़्यादा अगर प्रेसिडेंट ओन करते हैं तो कंपनी यहाँ पर आ जाती है। तो देखिए इतनी सारी कंपनीज है, पंजाब एंड सिंध, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, स्कूटर इंडिया, HMT इत्यादि इत्यादि, इतने सारे स्टॉक्स हैं जिनको हम टेक्निकली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कह सकते हैं। अब इसमें से 10-11 स्टॉक्स निकालना जिनमें एक्चुअल में वैल्यू है, जिनके बिजनेस पे दम है और शायद वो आपको लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करके दे सकते हैं, ये एक टफ जर्नी था मेरे लिए। बट चलिए, मैंने कुछ लिस्ट तो बनाया है, हो सकता है कि ये लिस्ट से आपको ही फायदा हो जाए। इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, बिकॉज पब्लिक सेक्टर कंपनी में इन्वेस्ट करने का एक रिस्क प्रोफाइल अलग होता है। बट हाँ, आपके पोर्टफोलियो के अंदर में एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए इसमें से कुछ स्टॉक आप सिलेक्ट कर सकते हैं और पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो आप रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके स्टॉक्स पे जाते हैं, जो मैंने निकाल रखा है उनको देखते हैं और प्लस थोड़ा बहुत उनके बारे में समझते हैं अपने। लेकिन इसके पहले मैं एक बात आपको कह दूं कि देखिए क्या होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, टिपिकली डिविडेंड यील्ड बहुत हाई होती है। डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या हो गया? जो कंपनी जो डिविडेंड देती है हर साल और जो शेयर बाजार में जो स्टॉक का प्राइस चल रहा होता है, उन दोनों को अगर बराबर करे
तो डिविडेंड बहुत हाई होता है वीज़ प्राइवेट इंटरप्राइजेस। क्यों? बिकॉज स्टॉक प्राइसेस जनरली नीचे होते हैं और डिविडेंड तो देनी पड़ेगी, बिकॉज गवर्नमेंट की कंपनी है तो गवर्नमेंट को भी उनको पे चेक करना पड़ेगा, बिकॉज बजट में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से डिविडेंड की कमाई एक बजट का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो डिविडेंड यील्ड जनरली इन सब कंपनीज में हाई होता है। तो जब मैंने स्टॉक सिलेक्शन किया ना, तो मैंने 2-3 पैरामीटर्स को दिमाग में रखा। पहला कि क्या ये कंपनी का होना ज़रूरी है और क्या वो नए इंडिया में किसी भी तरह का योगदान दे सकती है। दूसरा, क्या मैं इनमें इन्वेस्ट करूं तो बेयर मिनिमम मुझे डिविडेंड का पैसा आता रहे ताकि मेरा पैसा नुकसान ना हो। एटलीस्ट स्टॉक प्राइस अगर वहीं रह जाए तो मुझे कुछ ना कुछ पैसा आता रहे। तो डिविडेंड मेरे लिए इंपॉर्टेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं था, बट एक मेरे लिए हाइजीन फैक्टर था। और तीसरा, क्या ये कंपनीज में किसी तरह का ग्रोथ नजर आ रहा है, बिकॉज अगर ग्रोथ नहीं होगा तो कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन आ जाएगी, स्टॉक प्राइस वहीं का वहीं रह जाएगा। तो ये तीनों को दिमाग में रखते हुए मैंने कुछ सिलेक्शन किए, तो मैं आपको दिखाता हूं उस स्टॉक्स के बारे में। पहला स्टॉक जो मैंने देखा वो था भेल। तो भेल हेवी इंजीनियरिंग के अंदर में बहुत ही बड़ा नाम है, काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है उनका, और पावर सेक्टर के अंदर में पर्टिकुलरली उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, भेल काफ़ी पुरानी कंपनी है, बट अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स देखूँ इसका, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसके रिजल्ट्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट नजर आया। नॉट दैट इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज टू ओन, बट अगर आपको इंडिया का केपेक्स साइकिल मतलब इंडिया में जितने भी प्राइवेट स्पेंडिंग हो रहे हैं उसमें ऑब्वियसली जो प्राइवेट कंपनीज होंगे या पब्लिक कंपनीज में होंगे, वो लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे उन कंपनीज को जो बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी सप्लाई कर सकती है। तो भेल एक कंपनी है जो इंडिया का प्रॉक्सी केपेक्स साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। तो फंडामेंटली स्टिल नॉट ग्रेट, बट यस, अगर आपको आने वाला 5 साल में पब्लिक सेक्टर पे बेट लेना है और इंडिया का केपेक्स साइकिल पे बेट लेना है, तो भेल कैन टर्न आउट टू बी अ वेरी वेरी गुड कैंडिडेट। सेकेंड, गेल। तो ये साउंड भी आपको सिमिलर कर रहा होगा, भेल, गेल, और तीसरा भी जो होने वाला है वैसा ही होने वाला है, गेल। तो जैसा कि मैंने कहा कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जो कि इंडिया का मेजर पाइप्स को ओन करता है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और गेल उसमें से एक है। अगर आप देखो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बहुत साल पहले चालू हुआ और ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन फेज में है, क्योंकि चाइना वन फैक्टर जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में भी बेस बन रहा है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो लार्जली कोल सोर्स ऑफ एनर्जी रहा है, कहीं ना कहीं गैस एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में उभर के आया है। तो गेल, बिकॉज ऑफ इज फिनोमिनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द गैस फ्रंट, कैन बिकम अ डार्क हॉर्स। तो इसको देखना है। अगेन अगर आप रिजल्ट देखेंगे ना, तो इंप्रूवमेंट है लेकिन फिर नीचे जाता है, फिर इंप्रूवमेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि फिनोमिनल है, लास्ट 5-6 क्वार्टर से बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। और एक फायदा क्या होता है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में कि प्रॉफिटेबिलिटी, अगर वो ग्रोइंग कंपनी है तो प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ जाता है। तो गेल का भी आप प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसका वैल्यू देखें तो गेल की पी मल्टीपल है 6 और इंडस्ट्री का पी मल्टीपल है 9। तो वैल्यू वाइज भी ये बहुत ज्यादा वैल्यू डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, इट्स कुड बी एन इंटरेस्टिंग बेट। इसका डिविडेंड यील्ड है करीबन 3%, तो कुछ नहीं तो 3% डिविडेंड तो मिल ही जाएगा, विच इज नॉट अ ग्रेट डेटा, बट ठीक है, फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ मोट पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ फ्यूचर पोटेंशियल अर्निंग पर्सपेक्टिव, गेल लुक्स टू बी अ डिसेंटली गुड कैंडिडेट। तीसरा है सेल। तो मैंने कहा था ना, भेल, गेल, सेल। तो सेल तो हम सब जानते हैं, स्टील अथॉरिटी जो कि आयरन एंड स्टील के अंदर में बहुत ही बड़ा नाम है। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इनके पास में खुद का ओर भी है। तो ये फुल फ्लेजेड एक कैप्टिव ओर से लेके आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस से पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड सोल्यूशन है। और ये बिकॉज आयरन एंड स्टील साइकिल भी पूरा टर्न हो गया है, कमोडिटीज के कारण आयरन एंड स्टील प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं, तो सेल इज अ बेनिफिशियरी ऑफ दैट। हाँ, आप इसके रिजल्ट्स देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, क्वार्टर और क्वार्टर रिजल्ट्स पे फिनोमिनली रिजल्ट का परफॉर्मेंस है। और कंपनी का पी खाली 3.5 है, ऑल्दो इंडस्ट्री का पी भी 6 है, विच इंक्लूड्स द प्राइवेट स्टील मैन्युफैक्चरर, बट आई थिंक इट हैज़ हिडन वैल्यू। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वैल्यू अनलॉक कब होता है। और इसका डिविडेंड यील्ड है 2.6%। तो डिविडेंड एक्चुअली सेम रहा है,
बट इसका स्टॉक प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया। पहले ये 60-70 रुपये चलता था, अभी ऑलरेडी ये 100 रुपये प्लस पे आ गया है। तो देखिए पीएसयू में जब आप इन्वेस्ट करेंगे ना, तो मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि कोई भी एक भाव में आप राइट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। यू हैव टू ईदर डू एसआईपी और इट शुड ऑलवेज बी यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट टू योर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। कभी भी इसको आप स्टैंड अलोन पीएसयू ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। जितना आप अच्छा से बिजनेस समझ पाएंगे उतना आप बेटर इस पर डिसीजन ले पाएंगे। उसके बाद है अपने जब पाइप की बात करते हैं तो एक कंपनी है पेट्रोनेट एलएनजी। तो जैसा कि ऊपर में गेल है वैसे पेट्रोनेट एनएलजी है, जो कि अगेन एनएलजी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में है। तो इस कंपनी का इंडस्ट्रियल गैसेस एंड फ्यूल का बैकग्राउंड है एंड दिस इज स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव देन गेल बिकॉज ऑब्वियसली इसका परफॉर्मेंस बेटर रहा है। और अगर आप इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टोरी को प्ले करना चाहते हैं तो अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स लाइक से वोल्टास है या और भी दूसरे कंपनीज है, ये जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, क्योंकि ये वो पूरा पाइप को ओन करते हैं और इनके बिना चलेगा नहीं देश, तो इनको भी देखा जा सकता है। तो पेट्रोनेट एलएनजी, इसका ग्रोथ देखिए, फिनोमिनल रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। एंड जैसा कि मैंने कहा कि पीएसयूज में क्या होता है, रेवेन्यू ग्रोथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी आ जाती है, तो इट्स नॉट अ बैड चॉइस टू इन्वेस्ट। उसके बाद देखते हैं एक और कंपनी है नेशनल एल्यूमिनियम। सो नाल्को ऑब्वियसली रॉ मटेरियल ओन करती है और आपको तो पता है ना कि जिसके पास रॉ मटेरियल है वो राजा है आज के रेट में, है ना। तो नाल्को एल्यूमिनियम के अंदर में बहुत बड़ा बेस है इनका और एल्यूमिनियम प्राइसेस भी ऊपर जाते हैं तो इनको बेनिफिट होता है और धीरे धीरे एल्यूमिनियम का यूजेज भी बढ़ता जा रहा है दुनिया भर में। तो आप देखिए सेल्स ग्रोथ अभी लास्ट 5-6 क्वार्टर से बहुत अच्छा है और इनका रेवेन्यू अगर आप देखेंगे, पीई देखेंगे तो ऑलमोस्ट 8 का पी में ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री भी 8 का पी है। जनरली सिक्लिकल सेक्टर जो कमोडिटी ड्रिवन सेक्टर्स होते हैं उनका पी कम रहता है, तो इसका भी पी अकॉर्डिंगली कम है। इसका डिविडेंड यील्ड इज 2.7। तो जैसा कि मैंने कहा था ना 2.5, 3%, 3.5% डिविडेंड यील्ड होता है। तो दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग बेट, बट डोंट एक्सपेक्ट फायरवर्क्स। ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए धर 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 ये स्टॉक जो है वो 2 गुना 3 गुना हो जाएंगे, बट ये आपके पोर्टफोलियो में एक अलग तरीके की स्टेबिलिटी लेके आएंगे। उसके बाद है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, दे लिटरली ओन दी पावर ग्रिड, मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर स्टेट में पावर ग्रिड का बहुत बड़ा योगदान है। इफ यू सी दे आर द पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। इसका पी है करीबन 9.5, जो इंडस्ट्री पी है 26, तो काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। इसका डिविडेंड यील्ड है ऑलमोस्ट 4% और अगर रिजल्ट देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे इसके रिजल्ट्स फ्लैट रहे। मुझे लगता है कि ये जो ईवी की स्टोरी आ रही है, जो पावर कंजम्पशन बहुत बढ़ने वाला है, मुझे लगता है ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स है, जो पूरा ये ट्रांजिशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल एनर्जी टू द मोर क्लीनर एनर्जी, एंड ऑब्वियसली दिस इज अ मोर क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये ट्रांजिशन में इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा बिकॉज दे आर द डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट ऑफ दैट एनर्जी। तो पावर ग्रिड कैन बी लुक्ड एट। अगेन डोंट एक्सपेक्ट अ फायरवर्क, दीज आर गुड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर। उसके बाद है इंडिया की अपनी होम मेड मोनोपोली कॉल IRCTC। IRCTC इज पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ बिकॉज अल्टीमेटली ट्रेन का टिकट बुक करना है तो इनके थ्रू तो करना ही पड़ेगा। IRCTC हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर सम टाइम। स्टॉक प्राइसेस ऊपर गए थे फिर नीचे आए थे। देखिए कई बार क्या होता है कि जब गवर्नमेंट का स्टेक बहुत हाई होता है और फ्री फ्लोट मार्केट में कम होता है, फ्री फ्लोट का मतलब हो गया जो शेयर मार्केट में अवेलेबल है, तो प्राइसेस थर 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 करके भाग जाते हैं। ये वैलिड एवरीवन है, नॉट जस्ट गवर्नमेंट बट हर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट में ये वैलिड है। तो IRCTC का पहले 87.4% गवर्नमेंट का था, फिर 67.4 हुआ, तो एटलीस्ट फ्री फ्लोट मार्केट के अंदर में बढ़ा, जिसके कारण स्टॉक प्राइस में एक कंट्रोल आ गया। सो मोनोपोली है स्टॉक के अंदर में। अगर आप देखो इट्स ट्रेडिंग इन अ पी ऑफ 117, तो मोनोपोली है तो ऑब्वियसली और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिखता है बिकॉज जितने लोग ट्रैवल करेंगे उतना ऑब्वियसली ग्रोथ पॉसिबिलिटीज है। डिविडेंड यील्ड बहुत छोटा सा है तो डिविडेंड ज़्यादा देती नहीं है कंपनी। स्टॉक प्राइसेस बहुत एक्सपेंसिव है तो इसलिए डिविडेंड यील्ड बहुत कम है। तो अगेन ये स्टॉक इज अ ग्रोथ कंपनी, इसमें मोमेंटम प्ले करने के लिए किया जा सकता है। पिछले कुछ महीनों में बहुत ही खराब स्टॉक परफॉर्मेंस रहा है, ऊपर जाके नीचे करेक्ट हुआ तो काफ़ी लोग फंसे इसके अंदर में, बट मुझे लग रहा है इस तरह का मोनोपोली के अंदर में पैसा लगा हुआ भी ऐसा नहीं कि आपके नुकसान हो जाएगा। ये ठीक है, प्राइस वापस आने में टाइम लगेगा बट इट्स अ गुड स्टॉक टू होल्ड ऑन टू।
उसके बाद है NMDC। सो एक्चुअली दोस्तों मैंने सब लिस्ट बना रखा है यहाँ पर पेपर में, तो इसलिए मैं पेपर भी देख रहा हूँ। NMDC इज बेसिकली अगेन रॉ मटेरियल स्टोरी। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या कहा था कि जब आप PSU में इन्वेस्ट करेंगे तो उसी कंपनी में फोकस कीजिए जिसके बिना देश चलेगा नहीं। तो NMDC वो कंपनी है, इसके बिना देश नहीं चलेगा, क्योंकि NMDC ओन्स लॉट ऑफ रॉ मटेरियल। माइनिंग के अंदर में बहुत बड़ा नाम है। रिसेंटली उन्होंने माइनिंग में कुछ प्राइसेस भी बढ़ाए। डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 4.5% है और PE रेशियो इसका 4.8 है। तो NMDC इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट, स्पेशली अभी जब कमोडिटी साइकिल ऊपर की तरफ है तो NMDC को देखा जा सकता है। उसके बाद है बैंक ऑफ बड़ौदा। इंटरेस्टिंग, PSU बैंक के अंदर में अपार्ट फ्रॉम स्टेट बैंक तो खैर है ही राजा। अपार्ट फ्रॉम स्टेट बैंक अगर मुझे किसी बैंक के ऊपर में बेट करना होगा तो वो होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, बिकॉज उसका एसेट क्वालिटी बेटर हो रहा है, उसका ब्रांड रिकॉल बेटर है। और मुझे समाव कभी लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा इज अ क्वाजी प्राइवेट एंटरप्राइज। तो अगर नेक्स्ट लेवल पे PSU बैंक्स में कोई बड़ी तेजी आई तो उसमें स्टेट बैंक के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर में डेफिनेटली एक तेजी आनी चाहिए। तो दिस इज स्टॉक यू शुड लुक एट। उसके बाद है कोचिन शिपयार्ड। अब ये जो शिपयार्ड कंपनीज है ना, चाहे वो कोचिन शिपयार्ड है, चाहे वो गार्डन रीच, तो इंटरेस्टिंग है बिकॉज अभी शिपिंग ओवरऑल ही काफ़ी बुलिश फेज में है। शिपिंग फ्रेट्स हैव गॉन अप और अगर ग्लोबल ट्रेड यहाँ से रिकवर करता है, विच इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी आफ्टर कोविड, शिपिंग विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट। शिप बिल्डिंग का क्या होता है कि दे ओन द यार्ड जहाँ पर शिप्स जो है डिसमेंटल होते हैं और उनको उससे जो फायदा होता है कंपनी को। तो इफ यू सी द रिजल्ट्स क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी हैज शोन अ डिसेंट इंप्रूवमेंट इन रिजल्ट इन लास्ट 2-3 क्वार्टर्स। और इनके वैल्यूएशन अगर हम देखें कोचिन शिपयार्ड का तो 8 का PE है, इंडस्ट्री PE भी तकरीबन 8 है, लेकिन इसका डिविडेंड यील्ड है अराउंड 4.8%। तो जैसा कि मैंने कहा था कि PSU के अंदर में आपको तीनों कंपोनेंट देखना पड़ेगा। बिजनेस का मोड क्या है, कंपनी का वैल्यूएशन क्या है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है और डिविडेंड यील्ड क्या है। तो उसके अंदर में ये कंपनी भी ठीक लग रही है। और फिर लास्ट है पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। तो पावर ट्रेडिंग, एज यू नो दैट पावर इज अ बिग थिंग राइट नाउ, खासकर EV के कारण अभी पावर का बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया और आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल ऑब्वियसली रिप्लेस हो रहा है पावर से। तो आई थिंक दिस इज अ स्ट्रक्चरल स्टोरी विच विल बी प्लेड इन कमिंग 5 to 10 years. सो एनीथिंग रिलेटेड टू पावर इज वेरी वेरी एक्साइटिंग। तो प्राइवेट के अंदर में टाटा पावर और ये सब जो प्राइवेट CESC है ये लोग है, और ऑब्वियसली पब्लिक के अंदर में पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एंड अदर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस आते हैं। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। PE रेशियो इज ऑलमोस्ट 6 विच इज़ वेरी लेस। और अगर आप डिविडेंड यील्ड देखें तो ऑलमोस्ट 8% डिविडेंड यील्ड है। तो ये हो गए कुछ कंपनीज दोस्तों। बट ऑब्वियसली देखिए, जब आप कोई भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में काम करते हैं तो you need to be 100% sure what you are getting into, because these companies will not give you fireworks, will not give you extraordinary return, but they are good cushion to your overall portfolio. तो अगर आप उस mindset से पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यू मे नॉट सी रिजल्ट इमीडिएटली, ये सब 4-5 साल के स्टोरीज है। मे बी यू विल गेट अ रिटर्न ऑफ अराउंड से 12% to 15% CAGR, क्योंकि इनके कारण कई बिजनेसेस सर्वाइव कर रहे हैं। तो इनका होना बहुत ज़रूरी है, बट और इनका प्राइसिंग पावर भी है। तो बट क्या ये एफिशिएंटली बिजनेसेस करते रहेंगे, और गवर्नमेंट जो है इनसे धीरे धीरे आउट होके इनको प्राइवेटाइज करते रहेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली इनका स्टोरी तभी बड़े रूप में प्ले आउट होगा व्हेन गवर्नमेंट शोज क्लियर इंटेंट ऑफ प्राइवेटाइजिंग देम। तो दीज आर सम ऑफ द कंपनीज, और भी बहुत बड़ी लिस्ट है, इफ यू वांट यू कैन गो एंड लुक एट इट, बट दीज आर ब्रॉडली द कंपनीज जिनमें गवर्नमेंट इज डूइंग रीजनेबली वेल इन मैनेजिंग दीज कंपनीज, और डेफिनेटली इनके अंदर में फ्यूचर बिजनेस भी ठीक लग रहा है। तो दोस्तों लिस्ट तो आपको मैं फिर से दे दूंगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। आई होप यू फाइंड इट यूजफुल, एंड ऑब्वियसली स्टॉकेज में जाके आप इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर लिस्ट देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल में सारी कंपनीज का नाम मिल जाएगा, और उसके बाद आप एक ही कंपनी में जाके एनालाइज कर सकते हैं। मैंने कुछ किया है, कुछ ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग अभी भी है, बट वो अब आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप उसको और फर्दर एनालिसिस करेंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको, जैसा कि आप सारे पुराने वीडियोस के लिए बोलते हैं कि आपको मज़ा आया। आई होप दिस वाज यूजफुल, नॉलेजेबल, और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और इंडिया का जो आने वाला 5 साल का ग्रोथ स्टोरी है, जिसमें शायद PSUs भी अब टैग होंगे, मे बी बिकॉज ऑफ LIC, मे बी बिकॉज ऑफ द वे गवर्नमेंट इज एक्टिंग नाउ
गवर्नमेंट की तरफ से भी कांस्टेंट इम्पटस है कि पीएसयूज एफिशिएंट होएं, बेटर होएं, तो मुझे लग रहा है एक चेंज आ सकता है, बट यू नीड टू बी सिलेक्टिव, क्योंकि आप हर स्टॉक में, हर सेक्टर में पीएसयूज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो गो डीप डाइव, do your analysis, try to understand the sectors which you understand, and then accordingly add some PSUs as part of your long-term portfolio. Thank you so much for watching this video, and make sure that you do share it with your friends and family. Bye-bye. Take care.